अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्वेश्चन किस तरह आते हैं। सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक देखते हैं, उसमें क्या है लिखा हुआ। तो पहला लिखा हुआ है कि अ 16 बिट पैरेलल एडर कंसिस्ट ऑफ डैश फुल एडर। हम ये पढ़ के आए हैं कि जितने बिट का पैरेलल एडर होगा उसमें उतने ही फुल एडर लगेंगे। तो ये देखिए क्या है 16 बिट, तो इसका मतलब है कि 16 फुल एडर लगेंगे। इसी तरह अगले एमसीक्यूज है जिसमें लिखा हुआ है 1x16 डीमक्स हैज डैश सिलेक्शन इनपुट्स एंड इनपुट। तो जैसा कि हमें पता है कि ये जो इस साइड वाली होती है ये इनपुट होती है, तो ये देखिए क्या है 1 है तो 1 इनपुट होगी, मीन्स के 1 इनपुट होगी। और हम सिलेक्शन इनपुट जानते हैं कि 16 को 2 की पावर में करें तो देखेंगे क्या होता है। 16 को 2 की पावर तो 2 की पावर 4, तो ये जो ऊपर पावर होती है ये उतनी सिलेक्शन इनपुट्स होती है। तो ये 4 है, इसका मतलब है कि 4 सिलेक्शन इनपुट्स हैं। इसी तरह तीसरा एमसीक्यू है जिसमें लिखा हुआ 1 क्रॉस मक्स 4 मक्स हैज़ डैश सिलेक्शन इनपुट्स। यहाँ पे 4x1 आ रहा था, 1x4 गलती से हो गया। तो यहाँ पे देखें ये जो यहाँ पे जो चीज़ है हम जानते हैं कि अगर इसको हम 2 की पावर में करें तो ये 2 की पावर 2 बनता है। तो जो पावर होती है वो उतनी ही सिलेक्शन इनपुट्स होती है। तो ये देखिए कितनी पावर है 2, तो यहाँ पे 2 सिलेक्शन इनपुट्स होगी। उसके बाद नेक्स्ट है कि क्या क्लॉक पल्स जो है वो यूज़ होती है आर एस लैच में। तो जैसा कि हम पढ़ के आए हैं कि आर एस लैच में क्लॉक पल्स यूज़ होती है। क्लॉक पल्स हमेशा फ्लिप फ्लॉप में यूज़ होती है। फिर इसका आंसर होगा क्रॉस। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यूज है टॉगल ऑपरेशन जो है वो कब परफॉर्म होता है जे के फ्लिप फ्लॉप में। और उसने ये साथ में हिंट भी दी है कि जे की वैल्यू क्या होगी, के की वैल्यू होगी, यानी कि जे में क्या इनपुट होगी और के में क्या इनपुट होगी। जे के फ्लिप फ्लॉप टॉगल ऑपरेशन परफॉर्म करे। जैसा कि आप जानते हैं कि टॉगल ऑपरेशन जे के फ्लिप फ्लॉप में तब परफॉर्म होता है जब जे भी 1 हो और के भी 1 हो, यानी कि जब जे में भी इनपुट 1 हो और के में भी इनपुट 1 हो। तो यहाँ पे लिखते हैं जब जे में भी 1 होगा और के में भी 1 होगा। इसी तरह पूछा जाता है कि सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप की इनपुट कोई बताएं। आर एस फ्लिप फ्लॉप जो होते हैं इनमें जो इनपुट्स होती हैं वो आर और एस जो होती हैं वो सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप इनपुट्स होती हैं। सिंक्रोनस इनपुट के बारे में जो है तो वो क्लियर और प्रीसेट इनपुट जो है वो सिंक्रोनस इनपुट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, इसमें ये एक आपको बना के दिया हुआ है, ब्लॉक पल्स बना के दी हुई है। इसमें पूछा जा रहा है कि ब्लैक लाइन जो है यानी कि ये वाली लाइन जो है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो ब्लू लाइन है ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं ये जो ब्लैक लाइन है ये एज ट्रिगर होते हैं, तो ये एज ट्रिगर को रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी तरह ये जो ब्लू लाइन है तो ये देखें ये लेवल है, यानी कि ये लेवल 1, इसी तरह यहाँ पे लेवल की वैल्यू जो है 0 है, इसी तरह यहाँ पे भी 1 यहाँ 0। तो हम कहेंगे ये जो ब्लैक लाइन है ये एज ट्रिगर है क्योंकि ये एज साइड पे है, और ये जो ब्लू लाइन्स हैं ये लेवल ट्रिगर है। इसी तरह कुछ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेते हैं जो कि आ सकते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आप एक 1x4 का डीमक्स बनाएं बाय यूजिंग 2x4 डिकोडर। ने आपको हिंट दी हुई है कि हमने 2x4 का डिकोडर को यूज़ करके बनाना है। सबसे पहले आप एक 2x4 का डिकोडर बनाएंगे। देखें 2x4 का डिकोडर बन गया एक, लेकिन हमने क्या बनाना है 1x4 डीमक्स। तो अगर हम देखें 1x4 डीमक्स में भी ये जो आउटपुट होती हैं वो भी 4 ही होती हैं। तो फर्क किस चीज़ का है, डीमक्स में एक कंट्रोल इनपुट होती है, डिकोडर में कंट्रोल इनपुट नहीं होती। हमने डीमक्स बनाना है तो हम इसमें डिकोडर में एक कंट्रोल इनपुट बना देंगे। हमने एक ई बना दी इनेबल इनपुट, यानी कंट्रोल इनपुट। तो ये कंट्रोल इनपुट है और ये जो इनपुट्स हैं ये एज अ सिलेक्शन इनपुट्स हैं, अब ये डीमक्स के तौर पे काम कर रहे हैं। तो हम कहेंगे कि ए और बी जो है वो सिलेक्शन इनपुट्स हैं और ई जो है एक इनेबल इनपुट है, सिंपल इनपुट है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, 4 बिट फुल एडर पैरेलल सबट्रैक्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे देखें यहाँ पे उसने कहा है कि S3 S2 S1 और S0 बिट क्या है, इनकी वैल्यूज़ क्या है। कब अगर M1 है तो इस मीन्स कि ये M जो है इसका मतलब मोड होता है। तो जब M1 हो तो हम A-B करते हैं। इस तरह यहाँ पे मैंने A-B लिख दिया। अब चाहे तो आप डायरेक्ट A-B कर दें, यानी कि ये वैल्यू को इसमें से माइनस कर दें, यानी कि फिर आप क्या कर सकते हैं, आप इस माइनस को प्लस में चेंज कर लो और ये जो नंबर है इसका 2's कॉम्प्लीमेंट ले लें। तो मैंने क्या किया यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर दिया और ये जो नंबर है इसको 2's कॉम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरह भी कर सकते हैं, इन दोनों नंबर को आपस में प्लस कर देते हैं। तो जब इन दो नंबरों को प्लस किया तो हमारे पास ये आंसर आया। अब ये देखें ये भी नंबर 4 बिट में, ये भी 4 बिट में और ये 5 बिट में, मीन्स की कैरी हो रहा है। तो कैरी जो होता है ये मोस्ट लेफ्ट साइड वाला डिजिट होता है, तो हम कैरी को रिमूव कर देते हैं। तो जब हमने कैरी को रिमूव किया तो हमारे पास रिमेनिंग नंबर ये बचा। तो ये जो चीज़ है ये S0 को रिप्रेजेंट करिए, ये S2 को, ये S1 को, ये S2 को, ये S3 को। तो यहाँ पे मैंने मजीद आगे एक्सप्लेन करके लिख दिया, यानी कि ये S0 है, ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है। इसी तरह आपको ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि अगर M0 है और आपको A और B की वैल्यू दे दे तो क्या करेंगे फिर। तो फिर हम A और B की वैल्यू को आपस में प्लस कर देंगे जब M0 होगा। तो मैंने अब इन दोनों नंबर को प्लस कर दिया। तो ये जो चीज़ है ये S0 रिप्रेजेंट करिए, ये S1, ये S2 और ये S3, मीन्स के यूँ। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इस तरह आ सकता है कि आपको आ जाए कि 1/4 डीमैक्स का एक ट्रूथ टेबल बनाएं और साथ में इसका एक ब्लॉक डायग्राम भी ड्रॉ करें। जैसा कि हम जानते हैं 1/4 डीमैक्स की ब्लॉक डायग्राम, तो इसमें एक इनपुट होती है और इस तरह 2 नीचे सिलेक्शन इनपुट्स होती हैं और 4 आउटपुट्स होती हैं। तो यहाँ पे बना दिया है, इसका ट्रूथ टेबल रह गया वो भी बना देते हैं। तो अब हमने 1/4 डीमैक्स का ट्रूथ टेबल बना दिया। अब ये देखें S0 S1 है, यहाँ पे 2 सिलेक्शन इनपुट, इस तरह ये I इनपुट है और बाकी D0 D1 D2 D3 जो है आउटपुट है। तो ये देखें I कब हो रहा है, ये सारा वैसे मैंने समझाया लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये देखें S0 S1 यानी दोनों 0 हैं, यानी कि इसको अगर बाइनरी डेसिमल में कन्वर्ट करें तो 0 बनता है, तो मीन्स के D0 को I कर दो। इसी तरह अगर ये 0 1 है तो इसका मतलब है ये डेसिमल में 1 होता है, तो मतलब कि D1 को I कर दो। इसी तरह 1 0 है तो इसका मतलब है 2, तो D2 को I कर दो। इसी तरह 1 1 इसका मतलब है 3,
डेसिमल में 3 होता है, तो इट मीन्स के D3 में I लिख दो। तो इस तरह इसका ट्रूथ टेबल बनता है। इस तरह आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ सकता है उसमें ये हो सकता है कि आपको इस तरह की एक्सप्रेशन दी गई है और उसने आपको प्रायोरिटी बता दी हो कि D3 बड़ा है और D2 छोटा है, यानी कि इस तरह वो कुछ भी दे सकता है आपको प्रायोरिटी, और आपको कहा जाए कि ये जो सिंपल एक्सप्रेशन है इनको प्रायोरिटी इनकोडर वाली एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दो। ये बहुत ईजी है। तो सबसे पहले आपने पहला वेरिएबल लिख लेना है जो है कि इसकी एक्सप्रेशन में एक्स इज इक्वल है किसके D3 का, तो D3 लिख लें यहाँ पे आप सबसे पहले। अब आप यहाँ पे देखें D3 से कोई बड़ा और वेरिएबल है यानी कि यहाँ पे, तो यहाँ पे देखें आप D3 से बड़ा जो है वो कुछ भी नहीं है क्योंकि D3 ही सबसे बड़ा है। तो जब सबसे बड़ा है तो फिर D3 के साथ मजीद कुछ नहीं है, फिर आगे प्लस D0। अब देखें D0 से कोई बड़े नंबर हैं जो कि इसमें इंक्लूड ना हो, यानी इस एक्सप्रेशन में इंक्लूड है, और D0 से बड़े हैं। तो देखें D0 से बड़ा D1 है, D2 है, D3 है, लेकिन D3 इंक्लूड है, D1 और D2 इंक्लूड नहीं है। तो जो इंक्लूड नहीं है फिर हम D0 के साथ वो जो है वेरिएबल वो लिख देंगे, अगर उसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, एक्चुअल फॉर्म में नहीं लिखेंगे वो वेरिएबल, बल्कि कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह नेक्स्ट देखते हैं y इज इक्वल है D0। पहले देखें D0 से बड़े कौन से वेरिएबल हैं, तो D1 D2 D3 है। तो यहाँ पे देखें कोई इंक्लूड तो नहीं जो D0 से बड़ा है, तो देखें D0 से जो बड़ा है वो D1 है, इंक्लूड है। उसके अलावा कोई और देखें जो बड़ा हो लेकिन इंक्लूड ना, तो D2 और D3 जो है वो बड़े हैं और इंक्लूड नहीं है, तो फिर हम D0 के साथ D2 और D3 जो है उसकी कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में लिखेंगे। D1 हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो जो है वो यहाँ पे इंक्लूड है। इसी तरह प्लस आगे D1। अब देखें D1 से कोई और वेरिएबल हैं जो इससे बड़े और इंक्लूड ना हो, तो D1 से देखें बड़े D2 और D3 और देखें दोनों ही इंक्लूड है, तो फिर हम दोनों को लिख देंगे यहाँ पर। तो अब ये जो हमारी एक्सप्रेशन है ये प्रायोरिटी इनकोडर की एक्सप्रेशन है। तो ये जो एक्सप्रेशन थी ये सिंपल इनकोडर की एक्सप्रेशन थी, और अब हमने जब इसे कन्वर्ट किया तो ये प्रायोरिटी इनकोडर की एक्सप्रेशन बन गई। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन आ सकता है। इस तरह आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि RS का कॉम्पैक्ट टेबल लिखो जो कि एक्टिव हाई इनपुट वाला है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट टेबल की इनपुट्स लिख लें जो कि RS में लिखनी। जारी बात है जब ये दो वेरिएबल है तो यहाँ पे 0 से लेकर 3 तक इनपुट्स होंगे, पॉसिबल आउटकम्स यानी कि टोटल 4 होंगे। तो एक्टिव हाई इनपुट का मतलब है यानी कि R और S की तभी सुनी जाएगी जब दोनों इनपुट हाई मिलेगी। दोनों जब भी एक्टिव होंगे जब इन दोनों को हाई इनपुट मिलेगी, यानी जब दोनों को 1 मिलेगा तभी एक्टिव होंगे। तो अब यहाँ पे देखें R भी 0 है और S भी 0 है, यानी दोनों को ही इनपुट मिली भी नहीं, यानी कि ये एक्टिव ही नहीं है। फिर हमारा आउटपुट जो है वो उसी तरह परफॉर्म करेगा जिस तरह पहले कर रहा है, यानी कि नो चेंज। तो इस वजह से नो चेंज हो गई। इसी तरह अगर आप नेक्स्ट रो में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है R 0 है और S 1 है। अब S एक्टिव है क्योंकि अब इसे हाई इनपुट मिली है तो इस वजह से एक्टिव हो गया। और S क्या कहता है वैल्यू को सेट कर दो यानी 1 कर दो, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1। इसी तरह नेक्स्ट रो में देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ है R जो है इसे 1 मिला हुआ है और S 0 है, यानी कि S जो है वो डिसेबल है और R जो है वो एक्टिव है, और R जो है वो एक्टिव है और R कहता है कि वैल्यू को रीसेट कर दो यानी 0 कर दो, इस वजह से यहाँ पे 0 आ गया। इसी तरह नेक्स्ट रो में देखें यहाँ पे लिखा हुआ है R भी 1 है S भी 1 है, यानी दोनों ही एक्टिव है। तो एक कहता है वैल्यू को सेट कर दो, एक कहता है रीसेट कर दो, दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट कहते हैं, इस वजह से हम इस कंडीशन को डोंट केयर कर देते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको यूँ आ सकता है कि ये आपको एक्सप्रेशन दी हुई है, एक्सप्रेशन ये एक सम ऑफ इंटर में दिया हुआ है, तो कहा जा रहा है कि हमने इसे यूजिंग नोर या एंड नैंड बेस्ड डिकोडर से इंप्लीमेंट करना है, यानी कि दोनों डिकोडर की मदद से आप इसे इंप्लीमेंट करना। सबसे पहले हम नोर बेस से कर लेते हैं। तो नोर बेस्ड डिकोडर या एंड बेस्ड डिकोडर एक ही चीज़ है। जब भी आपको डिकोडर के बारे में कहा जाए तो आपके पास जो, तो अब ये जो है यहाँ पे ये सम ऑफ मिन टर्म में नहीं है तो इसे सम ऑफ मिन टर्म में करना है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल नहीं था वो C नहीं था, तो फिर हमने C प्लस C कॉम्प्लीमेंट से इसे मल्टीप्लाई किया है और ये A B कॉम्प्लीमेंट C और ये A B C कॉम्प्लीमेंट हो गया। अब इसे 1 2 3 फॉर्म में करना है, इस सम ऑफ मिन टर्म में करना है। तो इसे सम ऑफ मिन टर्म में करने का ये फार्मूला है कि सबसे पहले जो एक्चुअल वेरिएबल है उसे 1 लिख लेना और जो कॉम्प्लीमेंट में उसे 0 लिख लेना है और इसी तरह यहाँ पे लिख लिया, और अब इसे बाइनरी में डेसिमल में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे ये B कॉम्प्लीमेंट है तो B कॉम्प्लीमेंट कर दिया और ये 0 होगा यहाँ पे, और ये 5 4 7 सम ऑफ मिन टर्म में बनेगा। अब हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे लिखा हुआ है सिग्मा 1357, तो हमने D1 D3 D5 और D7 को गेट से जोड़ देना है। तो अब जब हमने इसे जोड़ा तो अब हमारे पास F वाला फंक्शन आ गया, इंप्लीमेंट हो गया। इसी तरह G को भी इंप्लीमेंट करना है, तो G में 5 4 7 है तो 5 4 7 को हमने और गेट से जोड़ देना है। तो जब हमने D5 D4 D7 को और गेट से जोड़ा तो अब हमें G भी मिल गया। तो इस तरह ये क्वेश्चन करना है। ये सिर्फ अभी एंड बेस हुआ है, इसी तरह अभी हमने नैंड बेस डिकोडर की मदद से भी इंप्लीमेंट करना है। अब ये यहाँ पे नैंड बेस डिकोडर बनाया है, और जैसा कि हम जानते हैं नैंड बेस डिकोडर को हम पाई टर्म से भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अगर हम पाई टर्म से इंप्लीमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमें यहाँ पर आगे एंड गेट लगाना पड़ेगा। तो अब मैंने ये वाली टर्म को पाई में कन्वर्ट कर लिया है, तो 0 2 4 6 को हम एंड गेट से जोड़ देंगे। तो जब हमने 0 2 4 6 को एंड गेट से जोड़ा तो अब हमारे पास F फंक्शन इंप्लीमेंट हो गया। इसी तरह अब हमारे पास G भी है, तो G जो है वो सिग्मा 5 4 7 में है, तो ये कम टर्म में है, लेकिन अगर हम इसे पाई में करेंगे तो ये 5 टर्म में आ जाएगा। इस वजह से हमें इसे सिग्मा से इंप्लीमेंट कर देते हैं। फिर हमें जब ये सिग्मा टर्म में है तो हमें इसे नैंड बेस डिकोडर से इंप्लीमेंट करें तो फिर हमें इसे इसके आगे भी नैंड गेट लगाना पड़ेगा, तो हमारा G फंक्शन भी इंप्लीमेंट हो गया। अब हमें जो दूसरा क्वेश्चन आ सकता है वो ये आ सकता है कि हमें इस फंक्शन को इंप्लीमेंट करना है किसी मक्स के ज़रिए। तो यहाँ पे सबसे पहले इसने 3 वेरिएबल लिखे हुए हैं, तो अगर हम 3 वेरिएबल मक्स से करेंगे तो
तो इस तरह भी हम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम वो नंबर लिख लेंगे 00 बाइनरी में, यानी कि जो 0 से 7 तक है यहाँ पर। और फिर यहाँ पे देखें जो 2 4 5 7 है तो उनके आगे हम 2 बोले, जो कोरस्पॉन्डिंग डेसिमल नंबर है उसके आगे हम 1 1 लिख लेंगे और बाकी नंबर्स के आगे हम 0 0 लिख लेंगे। और 0 के इधर क्या है, 0 है तो हम I0 को 0 के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसी तरह 1 के साथ क्या 0 है तो यहाँ पे भी I1 के साथ 0। इसी तरह 2 में 1 है तो I2 के साथ 1 एंड सो ऑन। तो इस तरह मैंने जिस चीज़ के आगे 0 था उसके आगे 0 लगा दिया और जिसके आगे 1 था वहाँ 1 लगा दिया। और यहाँ पे ये तीनों को ही मैंने एज अ सिलेक्शन इनपुट ले लिया है। तो ये इस तरह भी कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। आप सब दोस्तों का लेक्चर सुनने का शुक्रिया।